जुलाई 16, 1945। वेन्यू लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको का बंजर इलाका। ये वो डेट था जिस वक्त सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया गया था। सबसे पहला प्लूटोनियम इम्पल्सन डिवाइस के द्वारा वहाँ पर एक एक्सप्लोजन किया गया था। इससे ठीक 40 साल पहले सितंबर 27, 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना फेमस रिलेशन E=mc² एक बहुत ही फेमस जर्नल एनालिन डी फिजिक्स में पब्लिश किया था। सभी लोग इंक्लूडिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन खुश थे ये जानकर कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है वर्ल्ड को, और इससे ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, इससे यूनिवर्स को समझने का तरीका बदल जाएगा, और इससे कई ज़्यादा नई मिस्ट्रीज का खुलासा हमारे सामने हो सकेगा। पर जैसा कि कहा जाता है ना कि सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, दो रूप होते हैं। सिमिलरली मास एनर्जी इक्विवेलेंस के भी दो रूप थे। एक कॉन्स्ट्रक्टिव था जो कि हमें एक फ्रीडम देता था पूरी की पूरी दुनिया के एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने का, एक मैटर से एनर्जी निकालने का और उसे कॉन्स्ट्रक्टिव वे में यूज़ करने का एक फ्रीडम देता था। और दूसरा डिस्ट्रक्टिव था। एक ऐसी पावर हमें मिल गई थी जो कि दुनिया को एक चुटकी में बर्बाद कर सकता था। लिटरली 1 सेकंड नहीं लगते थे उस पावर को यूज़ करके दुनिया को बर्बाद करने में। 1905 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रिलेशनशिप पब्लिश किया था, तब लोगों को क्लियर हो गया था कि मास को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है और एनर्जी को कैसे मास में कन्वर्ट करना है। बट ये चीज़ लोगों के थियरी में ही क्लियर थी, प्रैक्टिकली इसे करना कैसे है ये किसी को भी आइडिया नहीं था। पर जैसे जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स डेवलप होती चली गई और जैसे जैसे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमें पता लगने लगा, तब लोगों को पता चलने लगा कि E=mc² का फ्यूचर क्या है और कैसे हम मैटर से एनर्जी निकाल सकते हैं और कैसे हम मैटर से अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। यूरेनियम 235 एक ऐसा एलिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है और एक ऐसा एलिमेंट जिसका न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा भारी है। पर जब हम उसमें एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कर देते हैं तब ये स्प्लिट हो जाता है दो एलिमेंट्स पर, क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141। पर कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। क्रिप्टॉन 92 और बेरियम 141 के साथ ये एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को रिलीज़ करता है। अंदाजे के लिए हम एक फैक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम 1 kg यूरेनियम को कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट करने में सक्षम हो पाए, तब हमें ऑलमोस्ट 24 मिलियन किलोवाट आवर की एनर्जी सप्लाई मिलेगी। अब ये एनर्जी सप्लाई हमें तब मिलती है जब हम 2.7 मिलियन kg कोयला जलाते हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 kg यूरेनियम = 2.7 मिलियन kg ऑफ कोल। अब इस ऑब्जर्वेशन ने साइंटिस्ट लोगों का दिमाग खराब करके रख दिया। अब साइंटिस्ट लोग सोचने लगे कि क्यों इतना ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर निकल रहा है, क्यों बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ इतना ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी बाहर निकला। पर इसका जवाब भी कहीं ना कहीं E=mc² पर ही छुपा हुआ था। बाद में जब इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च हुआ तब साइंटिस्ट को पता चला कि बेरियम और क्रिप्टॉन का अगर हम मास मिला दें और उसे यूरेनियम के साथ कंपेयर करें तो वो थोड़ा बहुत कम निकल कर आ रहा है एज कम्पेयर टू यूरेनियम। पर ऐसा तो हो नहीं सकता था क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये करने की इजाज़त नहीं देती थी। हम चाहे यूरेनियम को बेरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट कर दे या फिर किसी दूसरे एलिमेंट्स पर, एट द एंड बेरियम प्लस क्रिप्टॉन का मास इक्वल होना चाहिए यूरेनियम के मास से। बट ऐसा हो नहीं रहा था और थोड़ा बहुत मास में कमी हमें देखने को मिल रही थी, और वही मास की कमी हमें एनर्जी में रिजल्ट देती थी। एंड E=mc² भी हमें यही बताती थी कि जो मास में कमी आई है वो इतना ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी बाहर निकाल रही थी। अब ये हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी क्योंकि इसकी वजह से हमें पता चल गया था कि मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे हम अपनी फ्यूचर में एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। पर ये तो सिर्फ तूफान के पहले की खामोशी थी, तूफान को तो अभी आना बाकी ही था। बाद में जब रिसर्च हुआ इस टॉपिक के ऊपर तब हमें पता चला कि यूरेनियम जब बेरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट हो जाता है तब उसके साथ एनर्जी तो बाहर निकलती थी ही साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी बाहर निकलते थे।
और जब 3 न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते थे तो वो 3 न्यूट्रॉन 3 और यूरेनियम के एटम को ट्रिगर करते थे और 3 और न्यूक्लियर रिएक्शन को वो ट्रिगर कर देते थे। अब वो जो 3 न्यूक्लियर रिएक्शन हुए हैं, अब उन 3 रिएक्शन से भी 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते थे। अब हो गए टोटल 9 न्यूट्रॉन्स। अब वो 9 न्यूट्रॉन्स 9 यूरेनियम के एटम को ट्रिगर करके 9 न्यूक्लियर रिएक्शन को जन्म देती थी। तो इसी की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन का नंबर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता चला जाता था। 1 से 3 बनते, 3 से 9, 9 से 81 और धीरे धीरे ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता चला जाता। अब इसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलता था एट द वेरी स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब एक बहुत ही छोटे टाइम में एक बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी हमारे पास बाहर निकलती थी एंड दैट रिजल्टेड इन द न्यूक्लियर बॉम्ब। एंड न्यूक्लियर बॉम्ब का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है एंड इसी प्रिंसिपल को यूज करके दुनिया का सबसे पहला प्लूटोनियम इंपल्सन डिवाइस बनाया गया था जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लूटोनियम पर काम करता था। एंड 16 जुलाई 1945 में ट्रिनिटी न्यू मैक्सिको में इसी डिवाइस का एक्सप्लोजन किया गया था। ये एक्सप्लोजन रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर नाम के एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट के अंडर में हो रहा था और ये एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा भयंकर, डरावना और खतरनाक था। जब ये टेस्ट पास हुआ और जब ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ तब रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने कुछ लफ्ज बोले जो कि जनता के दिल को छू गया। उन्होंने बताया, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। अब ये चीज उन्होंने भगवत गीता के 11वें अध्याय 32वें श्लोक से इंस्पायर होके बोली थी, जिसका अर्थ ये निकल कर आता है कि मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, मैं समस्त लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तो इसी सिंपल वीडियो के कारण आज हमें पता चल गया है कि कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब काम करता है और इसके पीछे का थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी हमने देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो शायद हमारे सन के ऊपर होने वाली होंगी कि कैसे सन में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है क्या वो न्यूक्लियर रिएक्शन सेम है जो कि आज हमने डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो, तो 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी। तो अगर आप थोड़े दिन लेट हो तो वीडियो आ भी चुकी होगी। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे @d.secretschool में इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।